हेलो गाइस, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल किफ़न जीएफ में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 23 मई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यदि आपको यह करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल या डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने चुनावी वादे किए थे कि यदि उनकी सरकार टीएमसी की सरकार दोबारा से आती है सत्ता में तो वे पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के लिए मंजूरी देंगे। तो क्या पश्चिम बंगाल की मंजूरी होने से पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि विधान परिषद के गठन के लिए सांसद के दोनों सदनों से, सांसद के जो लोकसभा है और राज्यसभा से विधान परिषद का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद जो है वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। वर्तमान में जो है भारत के 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में है, वो कौन कौन से हैं? पहला जो है यूपी में है, दूसरा जो है आंध्र प्रदेश में है, तीसरा जो है कर्नाटक में है, चौथा जो है महाराष्ट्र में है, फोर्थ जो है, पांचवा जो है बिहार में है और छठा जो है तेलंगाना में है। सबसे ज़्यादा जो विधान परिषद की सीटें हैं वो 400 उत्तर प्रदेश में हैं। अगली बात करें कि विधान परिषद जो है हाल ही में असम, उड़ीसा और राजस्थान को भी सांसद से स्वीकृति मिल गई है। ये अपने अनुसार विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश ने अपनी विधानसभा में विधान परिषद को गठन करने के लिए क्या प्रस्ताव पारित किया था? विधान परिषद को भंग करने के लिए, लेकिन यह प्रस्ताव जो अभी पड़ा है, सांसद में पड़ा है, अभी इसको स्वीकृति नहीं दी गई है। तो आंध्र प्रदेश का अभी विधान परिषद भंग नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित बनने से पहले यहाँ विधान परिषद था, लेकिन अब यहाँ का विधान परिषद भंग कर दिया गया है। अगली बात करें कि विधान परिषद के गठन के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में विधानसभा की जो सीटें हैं 294 हैं। अब वेस्ट बंगाल को विधान परिषद गठन करना है, अपने राज्य में स्थापित करना है, तो क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? तो इसको सबसे पहले विधानसभा में जो सदस्य हैं, विधानसभा में 294 सदस्य हैं, तो इसके 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मतलब कि 2/3 कितना हो जाएगा? 294 का 2/3 हो जाएगा 9 और यहाँ पास हो जाएगा 8, 2 8 या 16 और यहाँ पास हो जाएगा 19। मतलब कि 196 सदस्य द्वारा प्रस्ताव जो होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए, पारित होना चाहिए वेस्ट बंगाल के विधानसभा से। फिर अगला जो प्रोसेस होगा, विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद यह जो प्रस्ताव जाएगा सांघी सांसद में जाएगा। सांसद में जाएगा यह प्रस्ताव, और सांघी सांसद में लोकसभा और राज्यसभा, सांघी सांसद में प्रस्ताव जाने के बाद यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में यही प्रस्ताव विधान परिषद का, वेस्ट बंगाल के विधान परिषद का प्रस्ताव कितने नॉर्मल बहुमत, मतलब कि साधारण बहुमत से पास होगा। मतलब साधारण बहुमत का मतलब 50 से अधिक बहुमत से पास होना चाहिए। फिर अगला जो लोकसभा और राज्यसभा में ये विधान परिषद का प्रस्ताव हो गया, तो यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए यह प्रस्ताव, और जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इसमें सिग्नेचर करेगा इस प्रस्ताव में। यदि राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर कर देता है तब फिर वेस्ट बंगाल अपने राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकता है। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो सकता है। अगला बात करें कि जो विधान परिषद के गठन से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 169 और आर्टिकल 171 का 1, आर्टिकल 171 का 2 है। अगला जो बात करें कि विधान परिषद में जो सदस्य चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पास आ जाता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए वो ना तो 40 से कम होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और ना तो 2/3 से 1/3 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जितने वहाँ सदस्य हैं उसका 1/3 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/3 कहें तो यहाँ पास जो हो जाएगा 3 9 जा 24 3 जा मतलब 98। वेस्ट बंगाल में मतलब 294 सीटें हैं, तो 40 से तो कम नहीं होनी चाहिए यहाँ विधान परिषद की सीटें, और 98 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला जो है विधान परिषद में जो सदस्यों का चुनाव होता है उसमें से मान लीजिए किसी विधान परिषद में 60 सीटें हैं, तो 60 सीटें हैं, 60 सदस्य चुनना है इस विधान परिषद में। टोटल 60 सीटें हैं, तो इसका जो 1/3 सीटें होंगी, मतलब 1/3 सदस्य जो होंगे, 60 का 1/3 कितना हो जाएगा 20 सदस्य जो चुने जाएंगे वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। और फिर से 1/3 सदस्य, मतलब अब कितने बचे 40, तो मतलब 60 का ही 1/3 सदस्य, मतलब 20 सदस्य फिर से किसके द्वारा चुने जाएंगे, जो नगर पालिकाओं के सदस्य होते हैं, जिला बोर्डों के सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। तो 40 सदस्य चुने जा चुके। अगला जो है 60 का ही 1/12 सदस्य, मतलब कि 1/12, मतलब कि किसी विधान परिषद में 60 सीटें हैं, उसमें से 1/12 जो सदस्य हैं, 1/12 कहें तो 12 पंचे 60, 5 सदस्य जो चुने जाएंगे वह चुने जाएंगे उस व्यक्ति के द्वारा जो उस राज्य में, जिस राज्य में विधानसभा का विधान परिषद का गठन हुआ है, उस राज्य में कम से कम 3 साल शिक्षा ग्रहण किया हो, उसी व्यक्ति के द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाएंगे। और 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे, मतलब 5 सदस्य ही किसके द्वारा चुने जाएंगे 60 का, वो चुने जाएंगे उस व्यक्ति के द्वारा जो राज्य में 3 वर्ष की स्नातक पढ़ाई की हो। तो हमने क्या मोटे तौर पर पढ़ा कि 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, मतलब 60 का 20, 1/3 सदस्य जो चुने जाएंगे वो नगर पालिकाओं जिला बोर्डों के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 मतलब 60 टोटल है, 60 का टोटल हम कर रहे हैं। 1/12 मतलब 5 सदस्य जो चुने जाएंगे वो जो कि राज्य के 3 वर्ष की शिक्षा ग्रहण किया हो उस व्यक्ति के द्वारा। और 1/12 जो चुने जाएंगे वो चुने जाएंगे 5 सदस्य ही, वो चुने जाएंगे जो स्नातक व्यक्ति है उस राज्य का, उसके द्वारा चुने जाएंगे। अब कितने व्यक्ति चुने जा चुके, 20 ये 5 ये, तो 20 40 और 50 व्यक्ति चुने जा चुके हैं विधान परिषद में, 50 चुने जा चुके। टोटल कितने थे 60, अभी भी 10 बचे हुए हैं। तो जो शेष बचे होते हैं, इनके चुनाव के बाद जो शेष बचे होते हैं उनकी नियुक्ति जो होता है मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, वहाँ के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये था प्रोसेस, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव था, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है इनका चुनाव। विधान परिषद के सदस्य के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और वे उस जहाँ से चुनाव लड़ रहा है वहाँ के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। विधान परिषद में प्रति 2 साल में 2/3 सदस्य जो होते हैं लीव लेते हैं। तो ये था दोस्तों विधान परिषद का एक गठन का पूरा प्रोसेस। होप आपको अच्छा लगा होगा। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो DLR नंबर है 234212 है, मतलब कि यहाँ पास 23 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं 42 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं। और बात करें पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की विधानसभा की जो सीटें हैं वो 294 हैं, और यहाँ के CM हैं ममता बनर्जी, हालांकि वो हार गई हैं नंदीग्राम, इनका जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ से हार गई हैं, फिर भी CM बन सकती हैं। कब, जब वो 6 महीने के अंदर विधान परिषद या विधानसभा दोनों विधानमंडलों में किसी एक की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी। 6 महीने के अंदर करना ही पड़ेगा इनको। और अगला जो है गवर्नर जो है यहाँ के हैं जगदीप धनखड़ है, जगदीप
धनगढ़ हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1950 को की गई थी और इसकी राजधानी जो है कलकत्ता है। कलकत्ता, और सबसे बड़ा जो है शहर है पश्चिम बंगाल का वो कलकत्ता ही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है? A कोविकल, B कोवनोविकल और C कोविफिल्प या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोविफिल्प। जी हाँ दोस्तों, ICMR ने माई लैब सेल्फ डिस्कवरी लिमिटेड द्वारा उत्पादित कोविफिल्प भारत की प्रथम होम कोविड टेस्टिंग किट है, जो कि पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी लिमिटेड के द्वारा विकसित की गई है और इसको ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी दे दी है। ये कोविड किट क्या है दोस्तों? इस कोविड किट के माध्यम से, कोविफिल्प के माध्यम से आप घर बैठे अपना कोविड-19 चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। इसमें क्या होता है, आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं दोस्तों। इसमें तीन किट होती हैं जो एक स्टिक के समान होती है, जिसे नेजल स्वैब बोलते हैं, और एक होता है, एक इसमें दवा होती है लिक्विड फॉर्म में, जिसे बोलते हैं बफर ट्यूब बोलते हैं, और एक इसमें होता है, एक ये वाली किट होती है। अभी आगे हम जानेंगे। तो ये किट जो होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अपना घर में खुद का कोविड चेक करने के लिए नेजल स्वीप को ये नाक में डाला जाता है और 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर डाला जाता है, और ये दोनों हिस्सों में नाक में डाला जाएगा और लगभग 4 से 5 बार इसको रोटेशन किया जाता है। रोटेशन के बाद क्या किया जाता है दोस्तों, इस नेजल स्वीप का जो हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा जो कि नाक के सिरे पर डाला जाता है, ये बफर ट्यूब है दोस्तों। क्या कहलाता है? बफर ट्यूब। तो इस बफर ट्यूब में इसको डाला जाता है और यहाँ पे इसको जैसे डाल दिया जाता है बफर ट्यूब में, यहाँ पे इसको तोड़ करके अलग कर दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, ये बफर ट्यूब को ये वाली किट में इस हिस्से पर इसकी 2 बूंदें डाली जाती हैं। 2 बूंदें डाली जाएंगी। अब 2 बूंदें डालने के बाद फिर से ये किट कुछ इस प्रकार से है कोविफिल्प का। तो जैसे ही यहाँ पर 2 बूंदें डालेंगे, बफर ट्यूब अपना काम शुरू कर देगा, और जैसे ही यह सी पर पहुँचेगा तो इसका मतलब हुआ कि आपने जो टेस्ट किया है वो बिल्कुल सही किया है। और जैसे ही सी पर पहुँचने के बाद टी पर पहुँचेगा तो टी का मतलब हो जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। यदि यह बफर ट्यूब सी पर न पहुंच करके सीधे टी पर पहुंच जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपने जो कोविड के लिए सेल्फ चेक किया है वो गलत तरीके से चेक किया है। फिर से दोबारा चेक करना होगा। ये कब उपयोग में किया जाएगा दोस्तों? ये तब उपयोग में किया जाएगा जब एक व्यक्ति को कोविड के लक्षण दिखाई देंगे, तब वह सेल्फ घर में कर सकता है। अब इसमें एक बार कोड रीडर होता है। आपको माई सेल्फ ऐप पे जाना पड़ेगा, माई लैब ऐप पे जाना पड़ेगा। उस बार कोडर रीडर को जैसे ही माई लैब इस ऐप में उसको स्कैन करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, और जैसे आपका पॉजिटिव या निगेटिव आएगा उस ऐप के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों कोविफिल्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कीमत रखी गई है GST सहित 250 रुपये, हाल ही में 7 से 8 दिनों में यह सभी फार्मा में उपलब्ध हो जाएगा। अगला जो बात करें कि ICMR के बारे में बात करें, ICMR के बारे में बात करें तो ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1911 में की गई थी, और इसकी स्थापना IRFD के रूप में की गई थी। IRFA इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में 1911 में जाना जाता था, और 1949 में इसका नाम बदल करके ICMR कर दिया गया। इसका जो
हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो हेड हैं वो बलराम भार्गव हैं, बलराम भार्गव हैं। तो ये था दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, हाल ही में विश्व जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 21 मई, 22 मई, 17 मई या 18 मई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मई को जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। अगला जो बात करें 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस बनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस बनाया जाता है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस बनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2018 में हुए सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों के समझौते का नवीनीकरण किया है? तो 2018 में यह समझौता हुआ था और किस देश के साथ हुआ था? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी ओमान या डी सऊदी अरब? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओमान के साथ हुआ था और इसका हाल ही में नवीनीकरण किया गया है। ओमान की जो ओमान एशिया का एक मुस्लिम बहुल देश है और इसकी जो राजधानी है वो मस्कट है और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो चलती है ओमानी रियाल। तारिक अल-सईद यहाँ के जो हैं सुल्तान हैं। अगला बात करें ओमान और इंडिया के बीच में दो एक्सरसाइज होती हैं। पहला जो होता है वो है नसीम अल बहर एक्सरसाइज, जो कि नसीम अल बहर जो कि भारतीय नौसेना और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में होता है। अगला जो होता है अल नागाह जो एक्सरसाइज होता है वो भारतीय आर्मी और ओमान की रॉयल आर्मी के बीच में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, हाल ही में बुद्धा इन गंधार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ए प्रकाश द्विवेदी, बी राम मोहन सिंह, सी सुनीता दुबे और या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुनीता द्विवेदी जी के द्वारा बुद्धा इन गंधार पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक में बुद्ध से संबंधित जो शहर हैं उनकी कहानियों के बारे में चित्रित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा 2DG का पहला बैच यहाँ पर होगा किसके द्वारा जारी किया गया है? ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया है। ये क्या है 2DG दवा? इसका जो फुल फॉर्म होता है डी ग्लूकोज होता है और यह दवा जो होता है कोविड-19 मरीजों को बहुत फिर रिलीफ प्रदान करता है। इस दवा के प्रयोग से 40% ऑक्सीजन की निर्भरता खत्म हो सकती है। ये कोविड-19 के जो मरीज है वो अस्पताल में कम दिनों में ही ठीक हो सकते हैं और ये जो है कोशिकाओं में जमा हो जाती है ये दवा, जिससे जो वायरस कोविड-19 हमारी कोशिकाओं को अटैक करता है उससे ये बचा सकता है 2G दवा। इसकी जो पहली खुराक में 10,000 खुराक पहली बार में लॉन्च की गई हैं राजनाथ सिंह के द्वारा और ये DRDO के द्वारा बनाई गई है। DRDO की बात करें दोस्तों तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में है और इसके जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी, जिनको 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी नवाजा गया था। अगला बात करें कि हाल ही में इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन उपलब्ध हैं, वो है कोवैक्सीन है, जिसका प्रभावी जो रेट है इफेक्टिव रेट है वो 70% है और ये भारत में निर्मित पहली वैक्सीन है। अगला जो है कोविशील्ड जिसको निर्मित किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा और इसकी खोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई थी, जिसकी इफेक्टिव रेट जो होता है वो 81% तक है। अगला जो तीसरी वैक्सीन है वो आई है
स्पुतनिक जो आई है वो रशिया के द्वारा आयात की गई है। इसकी जो इफ़ेक्टिव रेट है वो है 91.5%। अगला जो है एक फाइजर जो वैक्सीन है ये अमेरिका में चल रही है, इसका इफेक्टिव रेट 94 से 95% है, और एक मोडर्ना भी चल रही है, ये अमेरिका की वैक्सीन है। अगला जो बात करें, हाल ही में आरबीआई ने प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो 2 लाख, बी 3 लाख, सी 4 लाख या डी इनमें 1 लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। आरबीआई का नियम का उल्लंघन करने पर प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक को 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में है। और आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के तहत की गई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। इसका जो पहले मुख्यालय था वो कोलकाता में था, और बाद में इसका मुख्यालय 1935 में इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास है, जिन्हें एशिया पैसिफिक अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और अगला बात करें, आरबीआई के जो अभी वर्तमान में गवर्नर डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं वो टीबी रविशंकर को नियुक्त किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी नासा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। नासा की बात करें तो नासा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को, और इसके जो संस्थापक थे वो थे अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर। अगले जो बात करें नासा के जो प्रशासक हैं वर्तमान में वो हैं बिल नेल्सन हैं। अगला जो बात करें, हाल ही में करीम अब्दुल सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार की घोषणा किस संस्था के द्वारा किया गया है? ए बीसीसीआई, बी आईओसी, सी एनबीए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनबीए, नेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा इसके अब करीम अब्दुल जावर सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार की घोषणा की गई है। करीम अब्दुल जावर यूएफए के एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, इनके नाम पर ही यह पुरस्कार शुरू किया गया है। एनबीए नेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो 1946 में की गई थी, और इसका पहले जो नाम था BAA बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था, और फिर इसका नाम बदल करके नेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन कर दिया गया। इसके जो अध्यक्ष हैं वो एडम फिल्बर हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है एनबीए का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो दोस्त ये था आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।